अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोई 2-3 वीक्स पहले भी हमने कोरोना के हवाले से प्रोग्राम किया था। तब कोरोना की सिचुएशन इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन अगर अब हम देखें, कंपैरिजन करें, तो जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। डेफिनेटली कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, ख़ास तौर पर ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये बहुत जल्दी जो है वो स्प्रेड होता है। तो जो एहतियात है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम बाज़ारों का रुख करें तो बाज़ारों में एक तो ना तो हमें डिस्टेंस नज़र आता है, ना ही कोई SOPs का फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। दुकानदार अपनी चीज़ें बेचने में लगा हुआ है, लेकिन एहतियात कहीं पर भी नहीं। तो लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या उन्हें अवेयरनेस नहीं है कि कोरोना वायरस है या नहीं। डॉक्टर से भी बात करेंगे कि अभी उनके पास कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो अभी मैं घंटा घर में मौजूद हूँ, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगी क्या वो कोरोना से अवेयर हैं और उस पर अमल कर रहे हैं जो SOPs हैं। तो आप मुझे बताएं, क्योंकि आपको देख के SOPs का पूछना मुझे इसलिए अजीब लग रहा है, मास्क नहीं लगाया। मुझे पहले ये बताएं, मास्क क्यों नहीं लगाया हुआ? मास्क बस इसलिए कि अब पहले जैसा फेयर नहीं है कोरोना का, जो कि होना चाहिए। ठीक है, और वेरी सीरियस डिजीज़ है, सीरियस मसला है पूरे पाकिस्तान का, बस लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। तो यहाँ पर जो बाज़ार वगैरह को देखते हैं, जो भी इंचार्ज हैं, जो भी होगा, क्या वो इस चीज़ पर कोई सख्ती नहीं करते कि अगर बाज़ार में आप लोगों ने आना है तो आप लोगों ने मास्क लगाया हो? नहीं, मास्क वही मैंने आपको बताया कि मास्क की अब कोई परवाह ही नहीं कर रहा। जिस तरह पहले था कि फ़र्स्ट जो फेस आया था कोरोना का, हर बंदे को फियर था कि यार इससे बचना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है। अब वो चीज़ की बिल्कुल कहने की लापरवाही हो रही है। क्यों हो रही है? आना डर नहीं रहा, फियर नहीं है कि अब लोग ये समझ रहे हैं कि बीमारी अब कम हो गई है, बीमारी ख़त्म हो गई है इस वजह से। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी फैसलाबाद में भी काफ़ी केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन। यूँ अब जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो भी अटैक कर रहा है। उस पर भी हमें फोकस होना चाहिए कि यार मास्क जो है कंपलसरी है, सैनिटाइज़र कंपलसरी, और कम से कम जो 6 फीट का डिस्टेंस है दुकानदार और कस्टमर के दरमियान वो मेंटेन होना चाहिए, जो कि नहीं। तो कोई अवेयरनेस के लिए आता है आप लोगों को ये बताने के लिए? हाँ जी जी, आता है बताने के लिए? नहीं अभी तो ऐसा कोई नहीं है सीरियस, गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं है। लेकिन जो एड्स आते हैं TV कमर्शल्स पे और जो कॉल्स पे हैं, वो टोन सेट की है गवर्नमेंट ने, तो वो तो एक अच्छा, ये जो आपने कहा है कि खौफ जो है वो कम हो गया, खौफ कम होने की वजह क्या है? क्योंकि हमने भी देखा है जिनको कोरोना हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी डेथ भी हुई है, बहुत ज़्यादा बीमार भी हुए हैं, सिवियर भी हुए हैं। तो खौफ बढ़ने की बजाय कम क्यों हुआ है? इसमें आप कह लें कि लैक ऑफ एजुकेशन भी है, कि लोगों के पास वो नॉलेज नहीं है प्रॉपर, बीमारी के मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं है, पता नहीं है कि बीमारी की नौयत क्या है, क्या बीमारी है, इस वजह से भी। ऐसे ही है। चले, मैं और लोग भी होंगे उनसे बात करूँ। तो आप मुझे बताएं, आपने मास्क लगाया हुआ है, मीन्स आप अवेयर हैं कि अगर हमने कोरोना से बचना है तो एहतियात ज़रूरी है? डेफिनेटली जी, हमें थोड़ी सी खुद से प्रिकॉशनरी मेजर्स करनी पड़ेंगी। गवर्नमेंट मीडिया तो इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं है। हम मीडिया या गवर्नमेंट जो है या बाकी इदारे हैं वो सिर्फ कन्वे कर सकते हैं ना, किसी को ज़बरदस्ती उस पर इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं करवा सकते। तो मेरा ख्याल है कि मीडिया भी अपना अच्छा रोल प्ले कर रहा है और गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक इसमें सक्सेसफुल रही है। लेकिन मतलब जब तक इंडिविजुअली हम उस चीज़ पे अमल नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे, तो तब तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तो जो लोग हैं, क्या लगता है वो क्यों नहीं इस चीज़ को सीरियस ले रहे? ये तो लोग ही आपको बेहतर बता सकेंगे। मेरा ख्याल है कि वो एक तो सबसे जो हमारे माशरे में कमी है, वो आपको पता है कि लिटरेसी रेट क्या है, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स क्या हैं, चीज़ें क्या हैं। जिन लोगों को तो मेरा ख्याल पता है कि वो तो इसको कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं जो वो फॉलो नहीं कर रहे, इवन कुछ जानते हुए भी नहीं कर रहे हैं, वो मुझे नहीं समझ आता। तो रूल्स को फॉलो करवाने के लिए कोई सख्ती भी है SOPs को फॉलो करवाने के लिए? नहीं, जिस तरह कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हो गए हैं या जो बड़े दुकानदार हैं, वो तो कर रहे हैं। इवन उन्होंने सैनिटाइज़र भी रखे हुए हैं अपनी शॉप्स पे, बैंक्स ने भी रखे हुए हैं, मास्क भी रखे हुए हैं। जो मतलब छोटे हैं रिटेलर्स हो गए या कुछ इस तरह की छोटी दुकानें हैं बाज़ार में वैसे ही आ जाते हैं, वो बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि डेफिनेटली अगर कोरोना एक बीमारी वजूद में है, इसका वजूद है, वो लोग जो इस चीज़ को मानते ही नहीं है, बीमारी नहीं है, खौफ ही नहीं है, क्या समझते हैं, उनके ज़हन में क्या चलता है कि बीमारी उनको लग नहीं सकती? लिटरेसी, इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये तो एक ज़िंदा हकीकत है कि ये बीमारी है, और बल्कि उसकी आगे भी 3-4 स्टेजेस आ चुकी हैं, और इसमें हम कोई ऐसा घर शायद ही होगा जिसने कुछ लूज़ नहीं किया। अच्छा, हम देख रहे हैं यहाँ पर उस तरह से कोई मास्क किसी के नज़र नहीं आता लगाया हुआ। दूसरी बात, रश बहुत ज़्यादा है मार्केट में, इंक्रोचमेंट का भी प्रॉब्लम है, जगह जगह देखें दुकानों पर भी रश है।
तो इनको बैलेंस करवाने के लिए, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई देखने वाला नहीं है? कोई भी दुकानदार जो है ना इस पे इंटरेस्ट लेने को तैयार ही नहीं कि मास्क लगाने को और या मास्क लगवाने को। और इंक्रोचमेंट जो है ये गवर्नमेंट का काम है, ये कमेटी है, ये वो करवाती है। अभी भी गवर्नमेंट ने कोई ऐसे SOPs तो कहा हुआ है गवर्नमेंट ने कि आपने फॉलो करने हैं। का कुछ भी है, जो चीज़ गवर्नमेंट चाहती है वो करवा लेती होती है। जो गवर्नमेंट को नहीं चाहती वो फिर लोगों की मर्ज़ी है। लोग अपनी ये कोई मास्क या इसके SOPs के ऊपर अमल नहीं करते। आप मुझे बताएं शेख सलमान साहब, के लोगों को हम किस तरह से अवेयर करें कि एक तो उन्होंने डिस्टेंस रखना है, बाज़ारों में जिस तरह से हमें हजूम नज़र आता है वो नहीं होना चाहिए, कैसे लोगों को इस चीज़ का पता चलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका ये एक बड़ा मुफीद और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है। लोग अगर इसको सुने और इस पे अमल करें तो बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सकता है। मैं समझता हूँ कि जो पहली वेव थी, जो उस वक़्त हरासमेंट और जो उस वक़्त एक खौफ था, तब तो हमें याद है कि हमारे जो प्यारे हमसे बिछड़ गए इस बीमारी की वजह से, उस वक़्त तो हम उनके जनाजे तक भी हमें इजाज़त नहीं थी कि हम वो पढ़ सकें। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अवेयरनेस आई, पूरी दुनिया खुलना शुरू हुई, आपके रोज़मर्रा के जो कारोबार हैं वो चले, वैक्सीनेशंस के साथ लोग रूटीन पे अपनी रूटीन लाइफ पे आ गए। तो आज एक तो ये बात है कि आज वो वाला खौफ या वो वाला जो एक था, एक हरासमेंट इस बीमारी की, वो काफ़ी हद तक लोग ये समझने लग पड़े हैं कि जी वैक्सीनेशन के साथ ये जो है ना ये अब कंट्रोल हो चुका है इस पे। और ये मज़ीद यानी डे बाय डे जैसे जैसे नई इस पे इन्वेंशंस हुई, इसकी मेडिसिन आई और डे बाय डे इसका वो वाला खौफ नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को जिस तरह के हमने 2 डोजेज़ वैक्सीनेशन की लगवाई, उसके बाद आज ही मैंने बूस्टर डोज़ अपनी सारी फैमिली को और बाकी भी लोग लगवाई। तो हमें ये इन चीज़ों के साथ साथ कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके हम मास्क भी लगाएं, हम इस रश की बजाय ज़रा थोड़ा सा डिस्टेंस अडॉप्ट करें। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि हमारी रूरल एरियाज़ में इस तरह की कोई अवेयरनेस बड़ी कम है। बाज़ारों में भी आप देखें कि जो रश का आलम है, वो लोग इस पे गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को एक ये देना चाहिए क्रेडिट कि बेशुमार जो है वैक्सीनेशंस जो हैं वो डोर टू डोर उनकी टीम्स जाके कर रही हैं। लेकिन अब मास्क का जो है वो कुछ रुझान या कोई ट्रेंड ऐसा है कि वैक्सीनेशन तो लोगों ने करवा ली है, लेकिन मास्क और डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस वो अडॉप्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे है कि सोशल डिस्टेंस भी ज़रूरी है, मास्क लगाना भी ज़रूरी है और ख़ास तौर पर सैनिटाइज़र जो है उसको भी लगाना इस्तेमाल करें। और जिस तरह से रश होता है, इस रश में आने से परहेज़ करें। भी आपको आगे लिए चलते हैं। तो अभी मैं एक सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ, प्रिंसिपल मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगी। कोरोना चूँकि अभी 2-3 वीक्स पहले कुछ बेहतर सूरत हाल थी, लेकिन फैसलाबाद में अब जो कोरोना है वो ज़रा फैलता जा रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो स्कूल्स हैं, क्या वहाँ पर SOPs को फॉलो किया जा रहा है? जी मैडम, स्कूलों में इंस्ट्रक्शन तो यही है कि SOPs को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, लेकिन इस बार लगता है कि लोग थोड़े से ना रिलैक्स हो गए हैं। वो हम जो हमारे असातिज़ा हैं, हम हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो था कि जिन अज़ला में मोर देन 10% केसेस हैं वहाँ उन्होंने बच्चों को स्कैटर्ड कर दी है, 50% आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई हिदायत नहीं आई। हमारे यहाँ जो प्री कोरोना जो एटमॉस्फेयर था, एक डेस्क पे हम 3 स्टूडेंट बिठा रहे हैं और असम्बली की भी इजाज़त मिल गई है और गेट टुगेदर की भी कुछ इजाज़त मिल गई है। तो उस तरह से पाबंदी कुछ रिलैक्स हो गए हैं पेरेंट्स। हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये जो है ओमिक्रॉन ये पहले से ज़्यादा मतलब तेज़ी से फैल रहा है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए, SOPs को फॉलो करना चाहिए, लेकिन उस तरह से हो नहीं रहे। अच्छा, ये वैक्सीन, क्या बच्चों को भी वैक्सीन अब लगना शुरू हुई है? और आप इस चीज़ का ख्याल कैसे रख रहे हैं कि जो बच्चे आते हैं स्कूल में उन्हें वैक्सीन लगी हो? जी मैडम, ये वैक्सीन की जो हमारी ड्राइव है ना, ये बहुत अच्छी है। हमारा अब जो एज लिमिट है वो 12 ईयर है, तो गवर्नमेंट इस पे बड़ी सख्ती कर रही है और टीमें जा रही हैं स्पेशल स्कूलों में जाके ऑन स्पॉट वो वैक्सीन कर रही हैं बच्चों के। और वो जो हमारी एडवेंचर हम कर रहे हैं वैक्सीनेशन वाली, वो अच्छी है और बहुत सारे स्कूलों में हो चुकी है। गवर्नमेंट हमारी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बड़ा एक्टिव है और हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है लोकल फैसलाबाद वाला, वो भी बहुत सीरियस ले रहा है और बच्चों को आलमोस्ट वैक्सीनेशन जो अबव 12 ईयर हैं उनको हो चुकी है। अच्छा, अगर कुछ हम केसेस की बात करें, क्या आपके स्कूल से भी कुछ कोरोना के केसेस हम कह सकते हैं कि निकले हैं कभी? अभी नहीं,
जब पहले भी कोरोना काफ़ी फैला था तब की बात भी अगर करें तो? जी मैडम, मेरा स्कूल तो फॉर्चुनेटली बचा रहा है, लेकिन हमारे सर्विंग हेडमास्टर 2 जो मेरे कोलीग थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, और कुछ स्कूलों में बच्चों को भी हुआ था, असातिज़ा को भी हुआ था। अभी जो प्रेजेंट वेव है ना, इसमें हमारे 3 स्कूल हैं, एक अवागत हायर सेकेंडरी स्कूल है, जुमरा हायर सेकेंडरी स्कूल है और खुरड़ियाँ वाला हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ बच्चों के केसेस अभी आए। SOPs जैसे कि आपने कहा कि अभी उस तरह से आपको इंस्ट्रक्शंस भी नहीं है, पेरेंट्स भी कुछ एहतियात नहीं कर रहे, या तो शायद कुछ यूज़ टू हो चुके हैं, लेकिन यकीनन एहतियात तो ज़रूरी है। अगर हम इससे कुछ पहले की बात करें, जब हम कह सकते हैं कि वेव काफ़ी ज़्यादा थी, कोरोना काफ़ी फैल चुका था, जब पिछले दिनों स्कूल्स भी बंद हो गए थे, तब SOPs कैसे फॉलो हो रहे थे? जी मैडम, तब तो ये था ना कि हम अल्टरनेट डे पे क्लासेस बुला रहे थे 50%, और डेस्क की हमने बाकायदा डिमार्केशन की थी कि एक डेस्क जिधर पहले रूटीन में 3 बच्चे बैठते थे, 1 बच्चा बैठता था, और वहाँ सैनिटाइज़र थे, और जो हल्का सा किसी बच्चे को कुछ सिम्टम आते थे तो हम उसको छुट्टी करवा देते थे, टीचर को भी छुट्टी करवा देते थे। पहले ज़्यादा मतलब हमने अच्छे तरीके से मैनेज किया था मेरे हिसाब से। अभी जो है ना, हम एज ए सोसाइटी मेरा ख्याल है रिलैक्स हो गए, होना नहीं चाहिए था कि हमने ख्याल उसका उस तरह से नहीं रख ले। पहली जो ड्राइव थी वो कंट्रोल करने की, मैनेज करने की, वो ज़्यादा बेहतर थी। अभी स्कूल्स जो हैं वो मतलब जैसे पहले बीच में ऐसा हुआ था कि जब कोरोना था तो स्कूल्स ऐसे कर दिए थे कि कुछ क्लासेस 3 दिन आए, कुछ क्लासेस 3 दिन, तो अभी भी कुछ ऐसा चल रहा है या ऐसा ख़त्म हो गया ये सिस्टम? जी मैडम, हमारे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में वो जो स्कैटर्ड है या अल्टरनेट डे पे या थिन क्लासेस हैं वो नहीं है, हमारी फुल क्लासेस आ रही हैं। जिस तरह प्री कोरोना माहौल था स्कूल की अटेंडेंस का, वैसे ही यानी आप कह लें कि 2019 से पहले जो क्लासेस जो हमारी रूटीन थी वो बहाल है डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में स्कैटर्ड क्लासें हैं, थिन क्लासेस हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। तो अभी कोई ऐसा चांस है कि जिस तरह से हम अगर कहें कि केसेस बढ़ रहे हैं, दोबारा से वो सिचुएशन आप समझते हैं कि पैदा हो सकती है कि स्कूल्स को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए, या जो क्लासेस हैं उनके ग्रुप्स बना दिए जाएं? कुछ मैडम जो पेरेंट्स हैं ना, वो कंसर्न बड़ा शो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस हमारे बच्चों को खुदा न खास्ता हो ना जाए मसला, तो इसके ऊपर कुछ स्टेप लेना चाहिए। लेकिन ये कि बेहतर तो हेल्थ डिपार्टमेंट जानता है, जो सीनियर लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस हवाले से बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो थ्रेट हम आसपास के स्कूलों में सुन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमें SOPs मेजर्स लेने चाहिए। कुछ ऑनलाइन क्लासेस की बात करेंगे कि पहले जब स्कूल्स के बंद होने का सिस्टम ये शुरू हुआ था तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो आप समझते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो उस तरह से इफ़ेक्टिव है जिस तरह से एक फ़िज़िकली बच्चा स्कूल में आता है और पढ़ाई करता है? नहीं मैडम, जो जूनियर क्लासेस है ना, इवन अप टू मैट्रिक जो क्लासेस हैं, एक तो हमारा ज़्यादा आपको पता है कोई हमारी जो 70% रूरल पॉपुलेशन है, तो वहाँ फैसिलिटी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, वो मोबाइल नहीं है या लैपटॉप नहीं है, तो जूनियर लेवल पे बच्चे उस तरह नहीं पढ़ सकते ऑनलाइन। सीनियर लेवल पे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में तो ये इफ़ेक्टिव है ऑनलाइन वाला। तो स्कूलों में तो 2 मसाइल हैं, एक उनके पास फैसिलिटी नहीं है, नेट नहीं है, और दूसरे छोटे बच्चे आपको पता है उनको पढ़ाना तो ज़रा फिज़िकली साथ हो के बहुत सारी चीज़ें करना पड़ती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो ऑनलाइन स्कूलों में सिस्टम है वो इफ़ेक्टिव। ऑनलाइन के हवाले से मैं बात करूँ, जैसे कि आपने कहा कि छोटे बच्चे हैं जिन्हें आप जैसे स्कूल में आते हैं तो पढ़ा सकते हैं, तो अगर हम उनकी बात ना करें, थोड़े से ऊपर एज की बात कर लें, क्या वो इंटरेस्ट शो करते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने में? क्योंकि जब आप घर में बैठे हुए हैं, बड़े एक आप रिलैक्स माहौल में है, स्कूल में आते हैं, टीचर का एक डर होता है, टीचर डांटेगा, कुछ करेगा। घर बैठे क्या बच्चे में वो डर देखते हैं कि अगर नहीं पढ़ेगा तो उसको डांट पड़ेगी? नहीं मैडम, वो मैं कहता हूँ कि फिजिबल ही नहीं है वो। बिल्कुल हमारे जो बच्चे, इवन FSC के बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे ना, वो अजीब अजीब मजाक कर रहे थे। वो बाहर से कोई सब्ज़ी बेचने वाले की आवाज़ आ रही है। तो एट प्रेजेंट हमारे पाकिस्तान में जो ऑनलाइन सिस्टम है स्कूल की सतह के ऊपर, वो फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं। ठीक है, अभी के अगर हम कुछ SOPs जैसे कि आप फॉलो, लेकिन फिर भी कोई मास्क लगाने में आप लोग थोड़ी सी सख्ती कर रहे हैं या हाथों को सैनिटाइज़ करें? हम मैडम स्कूल के अंदर जो विद इन कैंपस है ना, वहाँ तो हम सख्ती करवा रहे हैं, चूँकि असातिज़ा को पता है कि ये कितना ये भयानक बीमारी है। लेकिन जो ही बच्चे गेट से बाहर निकलते हैं तो एक बाइक पे 4-4 बैठ के जाते हैं और मास्क फ़ौरन वहाँ उतार देते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि अब टीचर हमें नहीं देख रहा।
तो वहाँ गड़बड़ हो रही है। स्कूल में तो हम नहीं उनको करने देते, और स्कूल में जैसा आपने कहा बच्चों के ऊपर टीचर का खौफ भी होता है, तो वो तो हम सैनिटाइज़र भी हैं, हम हैंड वॉशिंग के पॉइंट बनाए हुए हैं, सारा कुछ है। लेकिन वो आप देख लें कि वो 4-5 घंटे जब तक हमारे पास हैं बच्चे, जो ही आउट ऑफ द गेट हैं तो वो सारे SOPs क्रैश कर जाते हैं। वहाँ उन्होंने फिर बाहर गेम भी करनी है, सारा कुछ करना है, तो उस तरह से SOPs की स्कूल से बाहर तो पाबंदी बिल्कुल नहीं हो रही। जैसे अब बच्चों को वैक्सीन का भी सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, काफ़ी हद तक ये कहा भी गया था कि स्कूल में बच्चों को वैक्सीन लाजमी लगवाएं, तो आप लोगों का भी कोई ऐसा क्राइटेरिया बना हुआ है कि आपको पता हो कि इस बच्चे को वैक्सीन लगी है तो ही वो स्कूल में आए, अदरवाइज़ वो वैक्सीन लगवाए उसके बाद स्कूल में आए? जी मैडम, ये जो वैक्सीन वाला सिस्टम है ना बहुत अच्छा है, ऑनलाइन है, हमारे टैब्स पे, हमारे कंप्यूटर पे उसका रिकॉर्ड है सारा। जो फॉर्म बे है आपने सुना होगा, वो जो कि हमारे पास भी रिकॉर्ड होता है, और जो बच्चों को वैक्सीन हो जाती है उनका रिकॉर्ड तो हर जगह पे मौजूद है, उसमें कोई ऐसा हमें परेशानी नहीं है। हमें क्लियर कट पता है कि हमारे इतने % बच्चे जो अब 12 थे वो हो गए हैं और इतने रिमेनिंग हैं, वो अच्छा सिस्टम है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली अगर वैक्सीन के हवाले से सिस्टम एक बना हुआ है तो उसको फॉलो भी करना चाहिए। तो अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। तो अभी कुछ डॉक्टर्स मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूंगी कोरोना की सिचुएशन के हवाले से। तो अभी मुझे बताएं, अभी ओवरऑल अगर हम फैसलाबाद की बात करें, क्या सिचुएशन है कोरोना केसेस की? अभी ओवरऑल अगर हम देखें तो OPD के अंदर या डेली बेसिस पे जो पेशेंट आ रहे हैं वो तो काफ़ी आ रहे हैं। जो आम तौर पे नॉर्मली हम देखते थे कोविड के अंदर जब पीक आती थी उसके अंदर उतने पेशेंट नहीं है। हमने यहाँ कोविड के पीक के दौरान 300+ पेशेंट ट्रीट किया है एलाइड में। लेकिन अच्छी बात इस बार ये है कि 40 से 45 पेशेंट इस वक्त हमारे पास एडमिट हैं पूरे एलाइड हॉस्पिटल में। हमारे पास स्पेस मौजूद है और एडमिट करने के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि इस बार ये जो पीक आई है उतनी शदीद नहीं है, पिछली जो कोविड की जो है ना पीक्स आई थी। लेकिन उसमें सिर्फ एक बात है कि इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम एहतियात वगैरह छोड़ दें, एहतियात लाजमी जारी रखें। ठीक है, पेशेंट आ रहा है, OPD में आ रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उतना सिवियरिटी के साथ नहीं आ रहा जितना सिवियरिटी के साथ पिछली पीक्स में आता रहा है। उतने पेशेंट एडमिटेड नहीं है जितने पहले थे। ठीक है, लेकिन हैं सही पेशेंट हैं बिल्कुल। ये जो आप अभी कह रहे हैं कि 40-45 मेरे ख्याल में आप मुझे बता रहे हैं, अच्छा ये महीना पहले की बात है जब हमने कोरोना पे किया था प्रोग्राम, तब 10 केसेस थे, तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा केसेस नहीं बढ़ रहे? जी एग्जैक्टली, उस लिहाज से ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप पिछली पीक्स का और इस पीक का अगर आपस में कंपैरिजन करें तो उस लिहाज से पेशेंट उतने नहीं बढ़े हैं। पिछली पीक्स के अंदर हमारा ये होता था कि हम डेली बेसिस पे एक नया वार्ड खोलते थे। वार्ड से मुराद ये है कि 50+ पेशेंट डेली बेसिस पे। तो अब तो यहाँ पे फैसलाबाद में पीक आए भी तकरीबन कोई हफ़्ता होने वाला है, तो बेशक 15 से पेशेंट बड़े हैं, 40 तक गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उतने ज़्यादा उतनी शिद्दत के साथ ये पीक नहीं आई है जितनी पहले आती होती है। तो 40 पेशेंट तो मतलब पिछली पीक से कंपेयर करें तो इट इज़ नथिंग। हाँ, अलबत्ता 15 से कंपेयर करें तो डेफिनेटली जो है पीक तो है, लेकिन उतनी शदीद नहीं है जितनी पहले थी। अच्छा, ये तो वो केसेस हो गए जिनका आप बता रहे हैं। वो केसेस कितने हैं जो कोरोना के डाउट में आए हैं और जिनके टेस्ट किए गए हैं? उसका एक्चुअली ना एग्जैक्ट डाटा अगर आप कहें तो मतलब इस तरह से तो नहीं रखा जाता। लेकिन आपको सिंपल ये बता दूं कि हॉस्पिटल के अंदर से एटलीस्ट 100+ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके रिसेंटली हुए हैं टेस्ट सस्पेक्टेड कोविड करके, लेकिन वो नेगेटिव जो है ना आए हैं। टेस्ट जो है सस्पेक्टेड कोविड करके नेगेटिव आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से आलमोस्ट 90-95% ऐसे थे जो विद इन 1 और 2 डेज़ फीवर वगैरह सेटल हो जाता है, वो कवर कर जाते हैं। तो एग्जैक्ट अगर आप कहें कितने आए हैं तो वो डाटा फ़िलहाल नहीं। ठीक है, अच्छा ओवरऑल एक वो भी होता है कि जिसको खांसी हो जाए, गला ख़राब, जैसे कि अभी मेरा भी गला ख़राब है, तो इसमें भी एक वो डाउट सा हम कह सकते हैं कि आ सकता है कि आपको कहीं कोरोना, या एक नॉर्मल सी चीज़ है वेदर की वजह से भी हो जाता है? बिल्कुल, देखें ये वेदर ही ऐसा है। इसके अंदर हम अगर कोविड से पहले का भी देखें, जायज़ा लें तो ज़ुकाम ज़्यादा होता था, बुखार ज़्यादा होता था। लेकिन चूँकि 1-2 साल से एक पैंडेमिक भी चल रही है, उसका हवा भी बना हुआ है, तो बिल्कुल डाउट रहता है, बिल्कुल डाउट रहता है। लेकिन इसमें होता ये है कि सीवियर बॉडी एक्स हैं और ज़रा तेज़ी से आपको मतलब सिम्टम्स आते हैं और तेज़ी से ये आगे फैलता है। स्पेशली ये जो ओमिक्रॉन जो नई आई हुई है, इसकी जो वेरिएंट आया हुआ है, तो उसका आसान हाल ये है कि बंदा टेस्ट करवा सकता है। आप हल्का टेस्ट करवा लें, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मतलब है या नहीं है। चलें, ऐसे आप मुझे बताएं, इसकी मेडिकेशन के हवाले से मैं आपसे बात करूंगी। ये तो हो गया कि इतने केसेस आ रहे हैं
और उनके टेस्ट भी हो रहे हैं, इसकी मेडिकेशन क्या हो रही है? इसकी जी हमारे पास ऑलमोस्ट सारी मेडिकेशन अवेलेबल है। हमारे पास इसके एंटीवायरल मेडिकेशन भी अवेलेबल है। इसके अलावा प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक भी हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ये ओमिक्रॉन वायरस अटैक करता है तो ये इम्यूनो सप्रेसेंट करता है, इम्यूनिटी को डिप्रेस करता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और अदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके लिए हमें फिर सुपर एडेड एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है। इसके अलावा हमारे पास अगर पेशेंट जो है उसके इंटरल्यूकिन लेवल 6 रेज हो जाता है तो हमारे पास टोकेलिजुमैब भी हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जो नीडी पेशेंट को हम एज़ पर नीड उसकी लगाते हैं। टोकेलिजुमैब जो कि पिछले दिनों में बड़ा एक नोटोरियस हुआ था, ब्लैक में सेल हुई थी मेडिसिन, लेकिन ये हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है और इसको अगर एज़ पर पेशेंट नीड हम उसको लगाते हैं मेडिसिन। इसमें सिर्फ पैनाडोल से ट्रीटमेंट के अलावा अब एंटीबायोटिक वगैरह भी दी जाती है, क्योंकि पहले यही था कि जस्ट पैनाडोल दें और एहतियात करें? नहीं, इसके अंदर हमारे पास जो है रोटिक्सिमैब वगैरह जो है हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे पास जो है पैनाडोल के अलावा हमारे पास एंटीवायरल मेडिसिन भी अवेलेबल है और एंटीबायोटिक भी दी जाती है इसके अंदर। अच्छा, एक कोरोना पेशेंट को ठीक होने में, वापस अपनी सही कंडीशन में आने में कितना टाइम लग जाता है? डिपेंड करता है सीवियरिटी कितनी है। अगर तो वो सीवियरली इल पेशेंट है तो उसको इन मंथ्स भी लग सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है मोस्टली जो 70 to 80% जो पेशेंट है वो 14 डेज़ के अंदर कंप्लीट रिकवर्ड हो जाते हैं। उसके बाद आप लोग दोबारा उसका टेस्ट करवाते हैं? उसके जब तक 2 उसके PCR नेगेटिव नहीं हो जाते तब तक हम उसको डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है, चलिए आप मुझे बताएं कि अगर हम थोड़ी वैक्सीन की बात करें, एक पर्सन जिसने वैक्सीन लगवाई हुई है उसमें कितना चांस है कोरोना होने का? इसमें ऐसे है कि जी वैक्सीनेशन जो है ना वो आफ्टर वैक्सीनेशन, कंप्लीट वैक्सीनेशन कोविड होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अभी तक जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे स्टडीज़ हुई हैं और हमने खुद भी ऑब्ज़र्व किया कि आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड जो सिवियरिटी ऑफ द डिज़ीज़ है वो काफ़ी कम हो जाती है। अच्छा, मैं अभी आपको जो हमारे अभी फैसलाबाद के और अलाइड हॉस्पिटल के जो अभी तक अदाद-ओ-शुमार है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 ईयर्स में हम लोगों ने अभी तक इंडोर और आउटडोर दोनों कंबाइन करके 75,000 के करीब पेशेंट्स कोविड के मैनेज किए हैं, और इसमें से जो इंडोर हमारे पास एडमिशन थे वो 7500 के करीब थे। इस वक्त तो हमारे पास टू बी एग्जैक्ट अलाइड हॉस्पिटल में जो इंडोर पेशेंट है वो 46 हैं। इसमें से जो PCR पॉजिटिव हैं वो 11 हैं और 21 पेशेंट्स ऐसे हैं जो CT स्कैन्स पे और क्लिनिकली हम लोगों ने उनको कोविड डिक्लेयर किया हुआ है, और अभी 11 के करीब पेशेंट ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड हैं। फ्रॉम 1 दिसंबर टिल टुडे अब तक जो लैब्स में हमने टेस्ट किए हमारी अपनी BSL लैब में वो 85,000 के करीब हैं, और उसमें से जो 718 टेस्ट हमारे पॉजिटिव आए हैं। जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि जो नज़ला ज़ुकाम बुखार वाले जो पेशेंट्स हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, देखें बात यह है कि अगर मुझे सिम्टम्स कोविड के आ रहे हैं और मैं अपना टेस्ट नहीं करवाता, हो सकता है कि मेरी इम्यूनिटी अच्छी है और मुझे लाइट सिम्टम्स आ रहे हैं, और मुझसे किसी ऐसे पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जिसको रीनल फेलवर, किडनी फेलवर, लिवर, कोई ऐसी जिसकी वजह से क्रोनिक एलिमेंट है कि जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कम है, तो हो सकता है कि मेरा ट्रांसफ़र किया हुआ वायरस उसके लिए जो है ना वो परेशान को इवन उसकी डेथ का सबब बन सकता है। तो इस वजह से जिन लोगों को भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको अपना टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। और जो दूसरी अभी वाली जो पीक है, इसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आज से 2 वीक्स पहले हम लोग भी पेशेंट्स को यही बता रहे थे कि इस बार पेशेंट्स पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आज से कोई हफ्ता पहले करीब कराची में पॉजिटिविटी 46% थी, जो मेहल हाईएस्ट है अभी तक पाकिस्तान, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिशन्स कम थे। ज़्यादातर नज़ला ज़ुकाम बुखार वाले पेशेंट्स थे जिनको हम घरों में ट्रीट कर रहे थे, लेकिन फ्रॉम लास्ट 2 वीक्स हमने देखा है कि पेशेंट्स हमारे पास एमरजेंसीज में आ रहे हैं जिनकी लंग इन्वॉल्वमेंट हो रही है, और अनफॉर्चुनेटली उसमें पेशेंट ज़्यादा वो हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, या वो हैं जिनके साथ कोई और क्रोनिक डिजीज़ है, जैसे हार्ट का मसला है, लिवर का या किडनी का मसला है। तो हैविंग सेड ऑल दिस, बात यह है कि जो बेसिक हमारा जो इसमें डिस्कशन का क्रंच है वो यही है कि हमें एहतियात जारी रखनी है। अगरचे पेशेंट कम है, लेकिन ये वाली पीक भी पहली 4 पीक्स की तरह डेट्रीमेंटल हो सकती है। तो मास्क का इस्तेमाल, और प्लीज़ जितने भी पेशेंट्स हमारे सुन रहे हैं जो सिटी 41 को, हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल अपनी वैक्सीनेशन लाजमी करवा लें। इसमें जैसे आप एहतियात की बात करें, थोड़ी वार्ड्स की बात करूँगी। इसमें जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके लिए कितने वार्ड्स मुख्तस किए गए हैं? इसमें हमारे पास कोई जो अब हम सिर्फ 4 पीक्स में हम एज़ पर नीड अपने वार्ड्स कर रहे थे। जैसे हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी में एक पोर्शन है जो हम जहाँ पे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं हम उनको देखते हैं।
फिर हमारे पास एक CCU 2 वार्ड है, इसके अलावा हमारे पास आइसोलेशन वार्ड 1, आइसोलेशन वार्ड 2, इसके अलावा गायनी वार्ड और ENT वार्ड 1 और ENT वार्ड 2। पिछली पीक में जब पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे तो फिर हमें पीडियाट्रिक सर्जरी की वार्ड भी खोलनी पड़ी थी, और इसके बाद हमारा प्लान था कि हम शायद आई वार्ड को भी ओपन करें, लेकिन वो ये है कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो नंबर ऑफ़ बेड्स और बेसिकली कोविड में जो बाकी बीमारियों की निस्बत का डिफरेंस वो ये है कि वी डोंट जस्ट नीड बेड्स, बेसिकली ऑक्सीजन पॉइंट्स कितने हैं, क्योंकि जो पेशेंट जिसके लंग इन्वॉल्वमेंट है उसकी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट ऑक्सीजन है, तो हमारे पास ऑक्सीजन पॉइंट्स कितने ज़्यादा बात इसमें होती है। तो इसमें यह है कि फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑक्सीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो ना वो हमारी जो ऑक्सीजन दस्तियाबी वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। अगर हम एक सिवियरिटी की बात करें, ये जो अभी वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसकी सिवियरिटी हम कह सकते हैं कि थोड़ी ज़्यादा डेंजरस है ये वेरिएंट, या कह सकते हैं नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा जिस तरह से पहले था कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की डेथ्स वगैरह भी हो रही थी, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सिवियरिटी कम है? इसमें जो अभी तक हमारी ऑब्जर्वेशन है उसमें ये है कि जो पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब है उनको ये काफ़ी तंग कर रहा है। दूसरा, इसमें जो सिवियरिटी इस सेंस में है कि आप देखें कि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, स्प्रेड बहुत तेज़ी से हो रहा है। अदरवाइज़ जो लंग इन्वॉल्वमेंट है वो मे बी ड्यू टू वैक्सीनेशन, लंग इन्वॉल्वमेंट वाले पेशेंट्स पिछली पीक्स के मुकाबले में कम है। इसमें अगर हम एक मेडिकेशन की, जैसे पहले मैंने बात की, इसमें जो सेल्फ मेडिकेशन अक्सर लोग स्टार्ट कर देते हैं कि अगर उनको बुखार हो गया, ज़ुकाम हो गया, बजाय हॉस्पिटल में जाने के खौफ सा है लोगों में कि कहीं उनका टेस्ट पॉजिटिव ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, तो एक वो सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो समझते हैं कि ये ठीक है? अच्छा, इसमें ऐसे है कि इसमें जो ट्रीटमेंट होती है ना वो पेशेंट की सिवियरिटी के हिसाब से होती है। मतलब अगर पेशेंट्स के लंग इन्वॉल्वमेंट हैं या नहीं है, अगर सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, तो सेल्फ मेडिकेशन तो हम कभी भी पेशेंट को नहीं कहते कि वो लें। उसमें एक चीज़ है कि बहुत सारे पेशेंट्स डे 1 से स्टीरॉयड लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो अगर आपके लंग्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वी डोंट नीड स्टीरॉयड्स तो आपकी इम्यूनिटी को मज़ीद कम कर देंगे। तो सेल्फ मेडिकेशन जो है ना वो उसको हम कभी भी जो है ना सेकंड नहीं करेंगे, सेल्फ मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक ऐसा पेशेंट जो कोरोना से गुजर चुका है, जिसको कोरोना हो चुका है, उसमें दोबारा कोरोना होने के चांस कितने होते हैं? अच्छा, इसमें हम लोगों ने कोविड अगर एक पेशेंट को उसके बाद दोबारा कोविड वाले चांसेस तो कम है, लेकिन वी डू हैव पेशेंट्स जिनको सेकंड दफ़ा जो है ना वो कोविड हुआ है। तो इसमें चांसेस आर ऑलवेज देयर। अगर आपको कोविड हो गया है और अगर आपने वैक्सीनेशन करवा ली है तो इसका कतन मतलब नहीं कि अपना मास्क फेंक दें और आप नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएं, नहीं। उसके बावजूद भी इवन बीइंग वैक्सीनेटेड और हैविंग कोविड नमूनिया, आपको एहतियात वैसे ही करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली एहतियात जो है वो हर चीज़ का हल कह सकते हैं कि मेडिकेशन में जाने की बजाय अगर आप एहतियात कर लें तो किसी भी बीमारी से बच सकते हैं। अभी वक्त ब्रेक का साथ रहिए। वेलकम बैक। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आमिर साहब, मैं उनसे बात करूंगी। डॉक्टर साहब, कुछ वीक्स पहले भी हमने आपके साथ प्रोग्राम किया था, तब केसेस की तादाद तकरीबन 10 के करीब थी। अगर देखा जाए तो अब वो तादाद 40 से ज़्यादा हो चुकी है। तो क्या समझते हैं कितनी तेज़ी से ये वायरस फैला है? ये वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसकी इन्फेक्टिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो अच्छी चीज़ है कि इसकी सिवियरिटी निस्बतन कम है, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन जो है ना वो रिलेटिवली कम है। वरना अगर यही हम डेल्टा की एग्जांपल लें तो इस वक्त हमारे बहुत ज़्यादा बेड ऑक्यूपेंसी कोविड की होनी थी। इस वक्त हमारे पास कोई 48 के करीब पेशेंट्स हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आते हैं ना वो यूजुअली दे आर वेरी सिक पेशेंट्स। अब इस वक्त भी 48 में से जो हैं हमारे मेजॉरिटी पेशेंट्स जो हैं वो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे। हाई फ्लो कहते हैं हम जब किसी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है 5 लीटर से ऊपर जा रही हो। उनमें से भी 3-4 मरीज़ जो हैं वो वेंट्स के ऊपर हैं, तो 30 के करीब जो हमारे पेशेंट्स हैं ना वो हाई फ्लो के ऊपर हैं, बाकी जो हैं वो लो फ्लो ऑक्सीजन के ऊपर हैं। तो ये है कि इन्फेक्टिविटी इसकी ज़्यादा है लेकिन सिवियरिटी निस्बतन कम है, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशंस कम है। लोग क्योंकि इसके सिम्टम्स को फ्लू के सिम्टम्स से डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। फ्लू वायरस भी साइमल्टेनियसली सोसाइटी में फैला हुआ है इस वक्त, लोकेलिटी में उतने ही केसेस वो हैं। और अब इसकी पॉजिटिविटी रेट जो रीसेंट डाटा जो
तकरीबन मैं ये कह सकता हूँ कि 12 जनवरी से 21 जनवरी तक जो हमारे पास डाटा आया है उसमें मेजॉरिटी जो स्ट्रेन्स हैं वो ओमिक्रॉन के हैं। हमने कोई 36 केसेस थे जो हमारे गए थे NIH लैब में उसमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये जो PCR जो हमारा सैंपल पॉजिटिव होता है उसका एक सैंपल हम स्पेयर कर लेते हैं, वो फिर बैचेस की सूरत में हम उनको देखते हैं। तो उसमें से 36 में से 33 के करीब ओमिक्रॉन के थे। अच्छा, वैक्सीनेटेड पर्सन को कितने चांस होते हैं कि उसको कोरोना होगा? वैक्सीनेटेड पर्सन को चांस तो हो सकता है कि उसको कोरोना हो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो इन्फेक्शन उसको होगी वो उतनी सीवियर नहीं होगी। एक हो सकता है कि उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत ना पड़े। अगर वो हॉस्पिटलाइज भी होता है तो उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन पे जाने की या वेंट पे जाने के उसके चांसेस कम है एज़ कम्पेयर टू एन अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल, जो कि जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी ज़्यादा होगी और उसकी जो है कॉम्प्लिकेशंस भी उसमें ज़्यादा पाई जाएंगी। अच्छा, एक ऐसा पर्सन जिससे हम कह सकते हैं कि कोई डिजीज़ है, लंग्स का प्रॉब्लम है या हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, उनमें भी ज़्यादा चांस होते हैं कोरोना के? उनमें चांसेस ये हैं कि जिनको हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कहते हैं, जैसे कोई डायबिटिक्स हैं, लॉन्ग टर्म डायबिटिक्स हैं या स्टीरॉयड ट्रीटमेंट पे हैं बीमारियों की वजह से, तो उनमें उनके जो इम्यून डिफेंसेस हैं या वो जो मैलिग्नेंसीज़ के पेशेंट हैं जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनका इम्यून सिस्टम चूँकि इन दवाइयों की वजह से पहले ही वीक हुआ होता है तो वायरस उसको ज़्यादा तेज़ी से इन्वेड कर सकता है और वो लोग एट अ हायर रिस्क हैं। हाँ, जिनमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है या क्रॉनिक लंग डिजीज़ हैं या कोई और क्रॉनिक इलनेसेस हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अ हेल्दी इंडिविजुअल। इसमें अगर हम डाइट की बात करें, डाइट में क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या लेना चाहिए? डाइट में तो आप कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है जो आपको प्रोटेक्ट करेगी, सिर्फ ऐसी डाइट जो कि आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प करती है, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, मीट हो गया, एग्स हो गए, पोल्ट्री हो गई, मिल्क हो गया। बैलेंस डाइट जिसमें विटामिन्स हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। सो इट इज़ अ बैलेंस डाइट। कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं कि जी आप इससे बचने के लिए ये चीज़ खाएंगे तो ठीक है। जो चीज़ें आपके इम्यून सिस्टम को डाइट में बूस्ट अप करती हैं, दे विल हेल्प यू टू फाइट दिस इन्फेक्शन। ठीक है, अगर हम देखें ओवरऑल सिचुएशन कुछ दिनों में थोड़ी ज़्यादा हुई है, तो इसके कुछ स्पेसिफिक वार्ड्स मुख्तस किए हुए हैं या खुदा न खास्ता इन एनी एमरजेंसी केसेस ज़्यादा भी हो जाते तो उसके लिए भी कोई इंतज़ामात हैं? जी बिल्कुल है, हमारे पास कंटिंजेंसी प्लान्स हैं। जैसे पहले एपिडेमिक्स में हमने 250 से भी ज़्यादा पेशेंट्स तक को कैटर किया हुआ है। जो डेल्टा की जो वेव आई थी उसमें यह है कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ते हैं हम उन्हीं वार्ड्स को खोलते चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इस वक्त जो है ना, हमारे एक तो एमरजेंसी में हमने एक बे बनाई हुई है कोविड के लिए अलहदा, ताकि वो बाकी पेशेंट से अलहदा रहें। उसके बाद एक हमारा CCU2 था, उसको कन्वर्ट किया हुआ हमने इसका कोविड वार्ड के तौर पे। फिर एक हमारा ICU या हाई डिपेंडेंसी यूनिट है। इसके अलावा 2 आइसोलेशन वार्ड्स हैं। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती, गॉड फॉरबिड अगर बढ़ती है तो ENT वार्ड, फिर सर्जिकल यूनिट्स जैसे हमने पिछली दफ़ा खोले हुए थे, हम उनको ओपन अप कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे पास जो है ना, हमारी बेड सिचुएशन इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई 80 के करीब 76-80 के करीब बेड्स हैं, जिसमें से इस वक्त भी हमारे पास कोई 30 के करीब बेड्स वेकेंट हैं। ठीक है। अच्छा, एक पर्सन जिसको कोरोना हो गया है लेकिन अगर वो मेडिकेशन के बाद या एहतियात के बाद ठीक हो जाता है, उसकी बॉडी की कंडीशन क्या कह सकते हैं कि वीकनेस हो जाती है, या कह सकते हैं कि डेफिनेटली वो एक बीमारी से गुजरा है, तो उसकी बॉडी कंडीशन क्या होती है? देखिए, जैसे हर इलनेस के बाद कुछ ना कुछ वीकनेस फील करती है। ये डिपेंड करेगा कि इनिशियल स्टेटस पेशेंट का क्या था। इफ़ द पेशेंट वाज यंग एंड हेल्दी, पहले बिल्कुल नौजवान था, सेहतमंद था, तो उसमें तो कोई ज़्यादा चंद दिन की बात है, उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। इसके मुकाबले में अगर कोई 65 या 70 प्लस है और साथ को मोरबिड कंडीशंस भी हैं, उसको रिकवर करने में हो सकता है कुछ हफ्ते या महीना तक लग जाए। और दूसरी चीज़ जिसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि डिज़ीज़ जो हुई थी वो कितनी सीवियर थी, क्योंकि माइल्ड डिज़ीज़ तो फ्लू की तरह प्रेजेंट करेगी, जिसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कॉमन
फ्लू के साथ, और सीवियर कंडीशन में ये निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर और वेंटिलेटर तक जा सकता है। तो जितनी ज़्यादा सीवियरिटी होगी डिजीज़ की, उतनी ज़्यादा रिकवरी के लिए मरीज़ को टाइम ज़्यादा चाहिए। एक बार कोरोना होने के बाद अगर उससे दोबारा कोरोना हो जाता है तो वो किस हद तक डेंजरस होता है? एक दफ़ा जब आपको इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको कहते हैं एक नेचुरल इम्यूनिटी आपकी बॉडी में क्रिएट हो गई है उसके ख़िलाफ़। कुछ हफ्तों तक तो वो नेचुरल इम्यूनिटी अपनी जगह पे बरकरार रहती है। इसकी एग्जैक्टली तो बताना मुश्किल है, लेकिन यूजली वो कहते हैं कि तकरीबन 12 हफ्ते तक वो इम्यूनिटी बरकरार रहती है। उसके बाद जो रिपीटेड जो सेकंड इन्फेक्शन हो तो सकती है डिफरेंट स्ट्रेन से, लेकिन यूजली दैट वुड बी रिलेटिवली माइल्ड, क्योंकि बॉडी पहले वायरस को आइडेंटिफाई करके इट नोज़ हाउ टू फाइट अगेंस्ट इट। तो यूजली इट वुड बी अ माइल्डर इलनेस। और दूसरी बात यह है कि आजकल चूँकि हमने काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया है, ठीक है ना, तो वो वैक्सीनेशन जो है वो एक इम्यूनिटी अपनी जगह प्रोवाइड कर रही है पॉपुलेशन को उससे बचने के लिए। अच्छा, वैक्सीनेशन के कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि जैसे आपने कहा कि सीवियरिटी कम करती है वैक्सीन, इसलिए लगवाना भी ज़रूरी है। इसमें कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं आपके पास कि जिनको वैक्सीनेशन लगने के बावजूद 3 दफ़ा भी कोरोना हुआ हो, 2 दफ़ा हुआ हो? देखिए, वैक्सीनेशन के बाद अनहर्ड तो नहीं है कोरोना की इन्फेक्शन होना, लेकिन यूजली वो इन्फेक्शन जो होती है रिलेटिवली माइल्ड होती है, ठीक है ना। और बेसिकली ये है कि लोग बीमार तो होंगे लेकिन यूजली वो घर पे ही ठीक हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, बच्चों में इसके होने के कितने चांसेस हैं? बिल्कुल बच्चों में हो सकता है। अगर इवन 1.5 साल के जो बच्चा है, 2 साल का बच्चा, उसको भी हो सकता है, माँ से लग सकता है। अगर माँ को इन्फेक्शन है उसको हो सकती है। लेकिन अमूमन जो देखा गया है कि जो टीन एजर्स हैं, चूँकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो उनमें रिलेटिवली माइल्ड इलनेस आती है। जो दोनों एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, बहुत छोटा बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, उसमें डिज़ीज़ की सीवियरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली मेरे डिटेल में उन्होंने बताया कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे बचा जा सकता है, अभी हॉस्पिटल में क्या कंडीशंस हैं। तो एहतियात भी करें, एहतियात जो है वो हर बीमारी से आपको बचाती है। अभी प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।